हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10th के मैथ्स में अध्याय 3 और जो कि है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका थ्योरी संपूर्ण थ्योरी आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट थ्योरी है, यानी कि इसमें फर्स्ट चीज़ जो आता है वह है चर राशि। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल होता है वैसा राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है। कहता है वैसा राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है वह चर राशि कहलाता है। ठीक है, चर राशि जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, चर राशि है, यानी कि वेरिएबल है। चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे चर चर का एक्स वाई जेड जब आप सवाल बनाते होंगे तो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होता है वह कभी कुछ आ जाता है, कभी -2, कभी -3, कभी -4, कुछ भी आ जाता है। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। इसी के लिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। इसका चर राशि का जो मान होता है वह स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अचर राशि पे। तो देखिए 2 नंबर में है अचर राशि, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है अचर राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कांस्टेंट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। कांस्टेंट का वैल्यू कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अचर राशि जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वेच्छ चर, एक ठो होते हैं स्वेच्छ चर। तो देखिए स्वेच्छ चर क्या होते हैं, ये होते हैं ए बी सी, और यहाँ भी ABC है, ये आदि स्वेच्छ चर कहलाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्वेच्छ चर। जैसे आप लोग द्विघात बहुपद में देखे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ पर जो x² जो है ये चर है, यानी कि x जो है यहाँ पर क्या है, चर है, और ABCD जो है ये अचर का काम करता है, यानी। और देखिए निरपेक्ष चर क्या होते हैं, तो निरपेक्ष चर के बारे में देखते हैं। तो निरपेक्ष चर जो होते हैं वह होते हैं 1 2 3, यानी कि संख्या, या इसमें √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। ये सब क्या है, निरपेक्ष चर है, इसको बोलेंगे निरपेक्ष चर। तो कहता है आदि को निरपेक्ष चर कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं एक चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। तो देखिए एक चर वाला रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर है वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है। कहता है वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, एक चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं, यानी कि वह कहलाते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है एक चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी कि ax प्लस b इक्वल 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0 और a b c क्या है, अचर तथा x चर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चर की संख्या है वह क्या है, एक है। कितना है, एक है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और ये जो है a और b ये अचर है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वेच्छ चर बोलते हैं इसको। तो ax प्लस b इक्वल 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर x जो है एक ही ठो चर है, इसीलिए बोलते हैं इसको एक चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो और यहाँ पर देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म किसको बोलेंगे, कहता है किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं, यानी कि समीकरण में कितने चर होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई बराबर c प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर जो है एक ठो चर है x और दूसरा चर है y। तो यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है, दो है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, x और y है। ठीक है, x और y है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो ठो चर है। ठीक है, तो दो ठो चर है, इसीलिए बोलेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और जो है ये रेखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि इस पे यहाँ पर भी x पे घात 1 है और यहाँ पर y पर भी घात 1 है, तो घात 1 रहता है तो उसको रेखिक बोलते हैं। और यहाँ पर ABC जो है ये अचर है तथा XY चर है, इसीलिए यहाँ पर दो ठो चर है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म इसको बोलेंगे। उसके बाद देखिए रेखिक समीकरण के मुख्य तथ्य क्या होते हैं, यानी कि देखिए रेखिक समीकरण के जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं, रेखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा में होती है। रेखिक समीकरण का जो
रेखिक समीकरण का जो लेखा चित्र होता है वह हमेशा सरल रेखा में होता है। जैसे इसका आलेख जब खींचेंगे तो वह क्या होगा, हमेशा सरल रेखा में होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद x बराबर c जहाँ अचर है, c क्या है, अचर है, का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 0 का आलेख y अक्ष है। तो देखिए x बराबर 0 का आलेख y अक्ष कैसे होता है, तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो x बराबर जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर होता है और y का वैल्यू इसी रेखा पर कहीं होगा जो कि पता नहीं है और इधर भी पता नहीं है। तो ये इस तरह से बढ़ते रहेगा, यानी कि x बराबर 0 का जो ग्राफ होगा वह अक्ष पर ही होगा। और जब y बराबर 0 की बात करें तो उसका जो ग्राफ होगा वह x अक्ष पर ही होगा। ठीक है, क्योंकि y बराबर 0 यहीं पर है और इधर x का वैल्यू पता नहीं है, तो इधर भी जाते रहेगा और इधर इधर भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, यानी कि इसी पे होगा। तो इसको बोलते हैं x बराबर 0 पर ग्राफ और इसको बोलते हैं y बराबर 0 पर ग्राफ। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, कहता है रेखिक समीकरण का हल। तो रेखिक समीकरण का हल किस प्रकार से करेंगे, तो इसको जानते हैं। कहता है दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की मुख्य 5 विधियां हैं। कहता है 5 विधि से दो चर वाले रेखिक समीकरण हल कर सकते हैं। पहला जो विधि है वह है विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और यह विधि जो होता है सबसे आसान होता है। तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे। और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस विधि से भी क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद कहता है वज्र गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से भी क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे। कहता है ग्राफिक या आलेखी विधि, तो ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड, तो तुलनात्मक विधि से भी क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये 5 विधि है रेखिक समीकरण को हल करने की विधि। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि के बारे में जानेंगे कि इस विधि को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो विलोपन विधि तो एलिमिनेशन मेथड, यानी कि इसका जो कार्यकारी रूल है वह क्या है, तो कार्यकारी रूल है दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांकों को समान किया जाता है। यानी कि दो समीकरण जो दिया रहता है, जैसे मान के चलिए x माइनस वाई बराबर दे दिया है 5 और x प्लस 2y बराबर दे दिया है 4। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया है। तो यहाँ पर x और x क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके चिन्ह को क्या करेंगे, सिर्फ विपरीत करेंगे और इसको काट देंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांकों को क्या किया है, समान किया जाता है। यहाँ पर समान है ही, अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 रहा था और यहाँ पर 2 है, तो इसमें जो है किसी एक को इसमें समान कर दिया, यानी कि इसमें या तो 2 से गुना कर देते या नहीं तो 3 से, 2 से गुना करते तो y वाला पक्ष समान हो जाता और 3 से गुना करेंगे तो x वाला पक्ष समान हो जाएगा, फिर काट देंगे चिन्ह परिवर्तन करके। तो इस प्रकार से कहता है समान गुणांकों के चिन्ह विपरीत हो तो जोड़कर या घटाकर उसको विलोपित किया जाता है, यानी कि उसको विलुप्त कर दिया जाता है। विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक पक्ष को क्या किया जाता है, जोड़ या घटा करके चिन्ह परिवर्तन करके विलुप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अभी बताते हैं तो इजी वे में समझ आएगा। और इसका तीसरा पॉइंट जो है वह कहता है ऐसा करने से एक चर का मान प्राप्त होता है, उसे किसी भी समीकरण में रख कर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। तो देखिए ऐसा करने से एक चर का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर जो हमने समीकरण लिया इसका हल विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में कहता है कि कोई एक चर को समान किया जाता है। तो यहाँ पर x और x समान है, तो समान है, ये चर समान है, तो यह करके इसमें यह भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में तो नहीं कटेगा, इसका चिन्ह विपरीत कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये बचेगा प्लस में y और प्लस में 2y, तो प्लस में हो जाएगा 3y बराबर में 18 में से 9 गया तो 9 बचा। तो ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि y का मान 3 आ गया। जब y का वैल्यू 3 आ गया तो क्या करेंगे, y का वैल्यू को किसी समीकरण 1 में रख देंगे या नहीं तो 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए y का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर है 18 और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर 3 है तो 3 18 और यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो देखिए ये आ गया x का वैल्यू और ये आ गया y का वैल्यू, यानी कि x बराबर आ गया 15 और y बराबर आ गया
3, ठीक है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। और इस समीकरण को 5 विधि से हल कर सकते हैं। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है आपको वज्रगुणन विधि, उसके बाद है आपको ग्राफीय विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि। यानी कि सब विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। और सब विधि से इतना ही आंसर आएगा, x बराबर 15 और y बराबर 3, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद कहता है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसको देखते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर a1 b1 c1 जो है ये अचर पद है, ठीक है। और ये x y जो है ये चर है। और यहाँ पर देखिए a2 b2 c2 ये क्या है, अचर है, और x y क्या है, चर है। तो इस प्रकार से होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। कम से कम रैखिक समीकरण कितना होना चाहिए, 2 होगा, तभी क्या हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। जहाँ a1 a2 तथा b1 b2 एवं c1 c2 वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद कहता है दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म के दो रेखाएं निरूपित करता है। कहता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। वह क्या करता है, कहता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। कहता है यदि रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होता है। यानी कि क्योंकि कोई भी रेखा दो ठो काटेगी एक दूसरे को, तो एक ही बिंदु पर काटेगी। अद्वितीय मतलब होता है एक हल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही हल निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद कहता है यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। कहता है यदि रेखाएं समांतर है, ग्राफ में यदि रेखाएं दो ठो रेखाएं समांतर चली जाए तो वह तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर होगा कोई हल नहीं होता है। उसका क्या हो जाएगा, जब रेखा समांतर जाएगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। और इस स्थिति में जो समीकरण युग्म होता है वह असंगत होता है। ये सब जो है ग्राफीय मेथड है, ठीक है। तो ये जब बताएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो कहता है यहाँ रेखाएं समपाती है। ये कहता है यदि रेखाएं समपाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। तो देखिए, संपाति का क्या अर्थ होता है, संपाति का अर्थ होता है एक रेखा जिस होकर के गया उसी पे दूसरा रेखा भी चले गया, तो उसी पे जब जाता है तो इसका मान सभी बिंदु पर इसका मान होता है, ठीक है। यानी कि सभी बिंदु पर ये करता है। तो ये क्या हो जाएगा, संपाति। और संपाति होगा तो वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी कि ये अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद कहता है यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। जब उसका शर्त जो है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 को लागू करेगा तो वह रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार के रूल को जब फॉलो करेगा तो वह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो वह अद्वितीय हल होगा। क्या है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल होगा तो यानी कि केवल एक हल होगा। और ये रेखा क्या होगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। ये रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, ग्राफ में काट देगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा और केवल एक हल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि वह दोनों समीकरण जो दिया रहेगा सवाल में, तो यदि वह इस रूल को फॉलो करेगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 को फॉलो करेगा तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा अर्थात समांतर होगा। यह क्या हो जाएगा, समांतर। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। ये अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, यदि इस रूल को फॉलो करेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को फॉलो करेगा तो रैखिक समीकरण युग्म आश्रित और संगत होगा। वह क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा और संगत होगा। संगत और अनेक हल होगा, यानी कि एक ही रेखा पे जब दूसरा रेखा जाएगा इसके कटान बिंदु अधिक होंगे, ठीक है, अनेक होंगे, इसीलिए इसका अनेक हल हो जाएगा, अनेक बिंदु हो जाएगा, यानी कि इसका अनेक हल हो जाएगा। तो इस रूल को जब फॉलो करेगा, यानी कि दिया गया समीकरण, तो उस रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, ठीक है।
यानी कि वह समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका थ्योरी समाप्त होता है। तो आई होप आपको सारा थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो कल से जो है हम लोग प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जल्द ही जल्द जुड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।